मैं रामकृपाल नामदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश, जो कि चित्रकार हूँ और अभी जो वर्तमान में मेरी उम्र लगभग 62 साल दिसंबर में हो जाएगी। अपने बारे में कुछ अपनी चित्रकला यात्रा के बारे में बचपन से शुरुआत करने की कोशिश करूँगा। जितना कि हमें याद है, जब मैं काफ़ी छोटा था, मतलब चित्रकला क्या होती है इसकी समझदारी भी नहीं थी। और हमने देखा कि जब हम छोटे थे तो हमारी दादी है, वो अपनी दीवारों पे मिट्टी से कुछ आकृतियाँ बनाती थी, बहुत खूबसूरत आकृतियाँ बनाती थी, बड़े ध्यान से उनको देखता था। साथ ही वो पुराने ज़माने में क्या कच्चे मकान होते थे, और कच्चे मकानों में गोबर, गाय के गोबर से ज़मीन में ऐसे वो करते थे, उसका लीपना बोलते हैं, वो लीपते थे। और एक चूने के जैसे सफ़ेद एक मिट्टी होती है, उसको छुई बोलते हैं, गांव की भाषा में उसको छुई बोलते हैं। तो उसके किनारे किनारे जो गोबर से लीपते थे, उसके किनारे किनारे उसकी छुई की बॉर्डर बनाई जाती थी, और वो बॉर्डर भी बहुत खूबसूरत बनाती थी वो। तो उसको देख के मैं बहुत प्रभावित होता था। और मतलब मेरा जन्म स्थान जबलपुर के पास में 65 किलोमीटर दूर बहोरीवन नामक स्थान है, वो गांव है। तो उस समय जो कच्चा मकान था तो बहुत छोटा था, तो गर्मी के दिनों में हम लोग आंगन में सोते थे। हमारी आदत थी आसमान की तरफ देखने की, आसमान के तारों की तरफ देखने की। देखता रहे तो हमारी दादी कभी कभी बताती थे, या हमारे घर के जो बड़े बताते थे। हम लोग खूब, क्योंकि उतनी ज़्यादा उजाला तो होता था नहीं, गांव था, क्योंकि लालटेन रहती थी, घरेलू साधन होते थे उजाले के लिए रात में। तो तारे खूब असंख्य तारे दिखाई देते, उसमें हमारी दादी बताती थी ये तारा है, वो तारा है। ऐसे तारे, तो तारों की तरफ, आसमान की तरफ देखना, और फिर वहाँ पे तारों की आकृतियाँ देखना, इस तरह से मन में हमेशा रहता, और एक जिज्ञासा रहती थी बचपन में। इसके बाद थोड़ा सा और बड़ा हुआ तो अब घर गांव था, तो कभी कभी लकड़ी भी काटने जाना पड़ती थी, कभी कुछ, तो कहीं लकड़ी लाने के लिए मैं अपने हाथों से कुछ बैलगाड़ी बना, मिट्टी के चक्के बना के बैलगाड़ी बनाता था। मतलब गाड़ी, बैलगाड़ी नहीं, गाड़ी बनाता था जो अपने खुद खींचते थे। और साथ में जो मिट्टी, जो घर के बाहर जो मिट्टी पड़ी रहती, कोई सड़क तो थी नहीं, पक्की सड़क नहीं थी, मिट्टी थी। और उस मिट्टी को गीला करके बचपन में, जो कि जैसे किसी भी माध्यम से मिट्टी को गीला करके उसके पैर के ऊपर चढ़ाते थे, और धीरे से पैर को पीछे खींच लेते थे, तो इसमें एक घोंसला सा बन जाता था। तो इस तरह की आकृतियाँ बनाने में मुझे बहुत शौक था। स्कूल में अपनी जो कॉपी में सबसे पहले चित्र, कापियों के, किताबों के चित्र देखता था। पढ़ाई दूर की बात है, लेकिन मैं उनमें चित्रों में ज़्यादा ध्यान देता था। चित्र कैसे बने हैं, कैसा चित्र, उनको बनाने की कोशिश करता था। या कहीं भी कहीं कोई चित्र बना रहता था, उसको खड़े खड़े देखता रहता था। फिर एक बार क्या हुआ कि बचपन में ही, जब करीब लगभग 12-13 साल की उम्र रही होगी, उस समय हम अपनी नानी के यहाँ गए। तो अक्सर छुट्टियों में, जब भी छुट्टियाँ होती 10-10, 15-15 दिन, या बीच में कभी अपनी नानी के यहाँ जाते थे, तो नानी के यहाँ हमारे मामा थे, नाना थे, नानी थी, सब थी, बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे। लेकिन वहीं पर एक ग्राम भवन था, मतलब एक अच्छी, अब गांव में तो बहुत सारे ऐसे कच्चे मकान, लेकिन वहाँ एक अच्छी सी बिल्डिंग थी, उसको ग्राम भवन बोलते थे। उस ग्राम भवन में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था श्री भगवान दास जी पटेल। उनकी एक छोटी सी पान की दुकान थी, पान की, एक छोटी सी पान की दुकान थी, बहुत छोटी। उस पान की दुकान में, पान की दुकान तो चलाते थे, साथ में वो अपनी कॉपी में बहुत सारे खूबसूरत चित्र बनाते रहते थे। उनके चित्रों को देख के मुझे बहुत अधिक प्रेरणा मिली, और उनसे, मैं उनके चित्रों से बहुत ही प्रभावित हुआ। तब से मैं, हमने भी उस समय, उस ज़माने में 3 रुपए के पेंसिल कलर आते थे, ज़्यादातर नटराज के पेंसिल आते थे, तो 3 रुपए का सेट आता था। तो भगवान दास पटेल जी, जिनको अपना, आज तक हम अपना प्रेरणा स्रोत गुरु मान रहे हैं, और आगे भी हो सकता है मानते रहें, भगवान से ऐसी प्रार्थना है। तो उनसे प्रेरणा मिलने के बाद हमने, अब जब अपने गांव आए, बहोरी बंद आए, तो वहाँ पे हमने कॉपी खरीदी, 3 रुपए वाला पेंसिल कलर खरीदा। फिर पेंसिल कलर से बस अपना जो काम था, उस काम को छोड़ के हम अपने उसी चित्रों को बनाने लगते थे। स्कूल जाते थे तो पढ़ाई कम, चित्र को ज़्यादा बनाते रहते थे। ऐसे चलता रहा, सिलसिला चलता रहा, काफ़ी बड़े होते रहे, और चित्रों की तरफ रुझान और बढ़ता चला गया। जब भी कोई आर्टिस्ट हमारे गांव आता था, तो उसके जहाँ वो करते थे, तो हम देखने जाते थे, देखते रहते थे वो कैसे बनाते हैं। उनसे बात करने की इच्छा होती थी, लेकिन संकोच पर उनसे बात भी नहीं कर पाते थे।
जब हम हायर सेकेंडरी की पढ़ाई हाई स्कूल की पढ़ाई कर ली हमने, फिर हमने अपने ही गांव बहोरीवन में एक छोटी सी दुकान खोली, पेंटिंग की दुकान। पेंटिंग की दुकान खोली तो वहाँ अब गांव के कारण बहुत कम काम मिलता था। उसके साथ साथ हम फ़ोटो फ्रेमिंग का काम भी करते थे, क्योंकि पेंटिंग तो कम होती थी, फ़ोटो फ्रेमिंग के जिससे काम था उससे हम अपनी दुकान चलाते रहते थे। फिर हम 1985 23 जून 1985 को हमने अपना गांव बहोरीवन छोड़ दिया। बहोरीवन छोड़ दिया तो वहाँ से एक घटना बहोरीवन में घटी थी, उस कारण से हमने अपना गांव छोड़ दिया। और 23 जून 1985 का दिन था वो। जबलपुर आए थे। जबलपुर में एक गोहलपुर, जबलपुर में एक एरिया है गोहलपुर, वहाँ पे एक राम कुमार आर्ट स्टूडियो हुआ करता था उस ज़माने में। उनके यहाँ हमने कुछ दिन काम किया। फिर हमें मतलब काम ठीक नहीं लगा, तो हमने अपना खुद का काम शुरू किया। हम क्या करते थे कि ऐसे अपने थैले में 2-4 ब्रश ले लेते थे, 2-4 कलर के डिब्बियाँ ले लेते थे, और जबलपुर में से किसी रिक्शे में नंबर डाल दिया, ऑटो में नंबर डाल दिया, किसी भी स्कूटर में नंबर डाल दिया, और ऐसे हमारा खर्चा, क्योंकि उस समय अकेले थे, शादी वगैरह नहीं हुई थी, अकेले थे, तो इस तरह से नंबर डाल देते, जो भी पैसा मिलता था उससे अपना खाना पीना। एक हमारे जबलपुर में बस स्टैंड था, पुराना बस स्टैंड के किनारे, सड़क के किनारे छोटी सस्ती होटल बनी थी, जहाँ 2 रुपये का खाना मिलता था। 2 रुपये का खाना खाते थे। और फिर एक बार क्या हुआ कि खाना खा रहे थे, खाना खाते समय उसमें एक हमें छोटा सा कीड़ा मिल गया, तो हमने उस होटल में खाना बंद कर दिया। हमने कहा थोड़ा ज़्यादा पैसे लगेंगे मगर थोड़ा अच्छे से होटल में खाना खाएंगे। फिर ऐसा करते रहे। फिर हमने एक दुकान वहीं पर जबलपुर में, एक टेलीग्राफ गेट नंबर 2 एरिया कहलाता है, वहाँ पे गुप्ता के गुप्ता एडवोकेट हैं, उनके यहाँ हमने अपनी एक छोटी सी पेंटिंग की दुकान खोली। पेंटिंग की दुकान में थोड़ा बहुत काम मिलता है, कभी साइड बोर्ड मिल गया, कुछ हो गया बना लिया, कभी कोई चित्र बनाने के लिए मिल गया, वो बना दिया। फिर इसके बाद में 1-2 साल तक वहाँ चले। फिर इसके बाद में 1 जनवरी 1987 को हमने उसी एरिया में, टेलीग्राफ गेट नंबर 2, जबलपुर का एक क्षेत्र है टेलीग्राफ गेट नंबर 2, तो उसी वहीं पर एक हमने दुकान खोली। वो 1 जनवरी 1987 का दिन था, तारीख थी। और वहाँ पर हमने अपनी एक फिर से नई पेंटिंग के मतलब काम करने की शुरुआत की, और लगभग 23-24 साल तक हमने वहाँ पर किया, और पेंटिंग हमारी बनती रही। इसके साथ साथ हमने पेंटिंग क्लास शुरू कर दी। पेंटिंग क्लास में हमने बच्चों को सिखाना शुरू किया। 2003 से हमने पेंटिंग क्लास शुरू की और बच्चों को सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे बढ़ते गए। फिर वहीं के राजनीताल के 2 स्टूडेंट रहे, उन लोग आते रहे सीखने की, सर आप सिखाने लगो ऐसे करके। तो सिखाने लगे तो उन्हीं को 2 जन को, 2 लड़कियां रहीं, तो दोनों सीखने लगी थी, दुकानें में सिखाने लगे थे। फिर धीरे धीरे उन लोग पीछे पड़े होंगे उनके मम्मी पापा की, सर आप एक किराए से ले लो और वहाँ पे क्लास खोल लो, ऐसा। फिर धीरे धीरे क्लास सिखाने लगे। वो सिखाते सिखाते धीरे धीरे बढ़ते गए। अपना जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ते गए तो अपना काम जम गया। और वो साइन बोर्ड वगैरह भी बंद हो गए, आजकल फ्लैक्स चलने लगे हैं, तो अपनी क्लास चलने लगी, ऐसा रहा। जब बोर्ड बंद हुए तो हमारी भी क्लास चलने लगी। ऐसा रहा जीवन। बच्चों को स्कूल पढ़ाए, उतनी दूर से पैदल ले जाते रहे, लाते रहे, 4 किलोमीटर दूर। और गांव में तो रहा, फिर गांव में तो नहीं रहे हम लोग, 3 महीने बाद आए, फिर जबलपुर शहर में आ गए, क्योंकि हम तो जबलपुर के थे ना। आप भी ड्राइंग करते थे? सिखाते रहे आप सिखाते थे? हाँ, छोटे छोटे बच्चों को। उधर ना क्लियर नहीं कर सकते जितना है ना ये करते हैं। मैंने कहीं नहीं सीखी, अब लोगों बच्चों को बताते बताते कि यहाँ से यहाँ करो, यहाँ से यहाँ लिखो, धीरे धीरे अपना भी आने लगा। थोड़ी थोड़ी स्केचिंग से अपने भी आ गई थोड़ी मोड़ी, जो नहीं बना तो पापा से पूछ लिए।
और पापा उल्टा अब हमसे पूछते हैं कि कहाँ गलती है बताओ। जब गलती बताते हैं ना तब सुधरती उनकी पेंटिंग, तब सही बनती है। हम ही से पूछ पूछ के पूरी क्लियर बताते, जबकि भले हम पेंटिंग खुद नहीं करते, बारीकी हम ही निकालते कहाँ गलती है। एक समय था, बहुत समय की बात होता है, शायद वो 2011 या 12 के आसपास की बात है। भारत अपनी भोपाल में ही गौहर महल में एक मेला लगा हुआ था, तो वहाँ पे मेले में हमने एक स्टॉल लगाया था पेंटिंग का। और उसी समय हमारे मन में विचार आया कि भारत भवन आकर यहाँ की जो म्यूजियम है, संग्रहालय है, संग्रहालय में देखा तो हम आए, संग्रहालय यहाँ देखा। संग्रहालय में बहुत सारी खूबसूरत एक से बढ़ के एक पेंटिंग लगी हुई थी। लेकिन कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है और हमेशा के लिए आपके मन मस्तिष्क में बन जाती है। वहाँ पर हमने भारत भवन में एक पेंटिंग देखी जिसमें एक टोकरी बनी हुई थी पेंटिंग से, असली की टोकरी नहीं, पेंटिंग से टोकरी बनी हुई थी। और वो पेंटिंग में एक बूढ़ी माँ का चेहरा दिखाई दे रहा था। उस चेहरे में को देख के हम इतना प्रभावित हुए कि हमें लगा कि हमें भी अपनी एक नई शैली विकसित करनी चाहिए। तब से हमारे मन में ऐसे विचार बने, तो हमने एक बहुत साल पहले एक पेंटिंग बनाई। वो उस पेंटिंग की विशेषता कि उसमें खूब सारे चेहरे थे और एक उस चेहरे के पीछे एक बहुत बड़ा चेहरा था। मतलब वो जैसे नेपाली लोग होते इस तरह का एक चेहरा था और उसके ऊपर बहुत सारे चेहरे थे। मतलब दूर से देखने पे वो बड़ा चेहरा दिखाई दे, पास से देखने पे छोटे चेहरे दिखाई देते थे। और इसके बाद हमने एक पेंटिंग बनी महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी की पेंटिंग में 230 चेहरे हैं। बड़ा चेहरा महात्मा गांधी का दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें छोटे छोटे चेहरे जो मतलब हमारे देश के जो महान पुरुष हुए हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो, जिन्होंने अपनी बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की और बहुत महान थे, चाहे अब के हों या प्राचीन काल के लोगों को ही बनाया हमने वहाँ पर जो महापुरुष हैं। इस तरह से एक फिर इसके बाद हमारा ये सिलसिला और आगे बढ़ता रहा इस तरह की पेंटिंग बनाने का। फिर हमने 2013 के आसपास हमने एक पेंटिंग बनाई लता मंगेशकर जी की। उसमें 930 चेहरे बने हैं और उसी पेंटिंग के अंतर्गत 930 चेहरे में ही 299 चेहरे लता मंगेशकर जी के हैं और एक पेंटिंग माँ सरस्वती का और 630 चेहरे जो है विश्व प्रसिद्ध महिलाओं के हैं। मतलब टोटल उसमें 930 चेहरे हैं। और ये पेंटिंग हमें ऐसा अंदर ही अंदर ऐसा लगता था कि हम ये पेंटिंग लता दीदी को दिखा के आएँ। ये हमारे मन में बहुत विचार लाता है। दीदी के गाने तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन बचपन से मतलब हमेशा हमारे अंदर यही रहता था कि मतलब जो पेंटिंग बनाने के बाद में कि ये पेंटिंग लता जी को दिखा के आएँ। 29 जून 2014 को लता दीदी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनके घर गया। जैसे ही घर गया तो सबसे पहले मैंने उनके चरण स्पर्श किए और बोले कि दीदी आपके दर्शन के बाद ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात माँ सरस्वती के दर्शन कर लिए हों। तो उन्होंने भी ऐसे भगवान को धन्यवाद दिया। फिर उन्होंने पूछा आप कहाँ से आए, तो मैंने बोला जबलपुर से आया हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इंदौर की हूँ। मन में ऐसा विचार है कि दीदी आप इंदौर की नहीं, आप तो पूरी दुनिया की है ना। फिर वहाँ उन्होंने एक नाश्ता चाय वगैरह दी, तो मैं प्रसाद समझकर उसको ग्रहण किया हमने, दीदी के प्रसाद। इस तरह से वहाँ दीदी से मिलने के बाद में फिर मन में एक प्रेरणा आई, ऐसा लगा कि हम लता दीदी पर ही काम करना चाहते हैं। तो लता दीदी पर हमने उस समय के बाद से फिर लगातार मतलब मुख्य रूप से ज़्यादातर हमने लता दीदी के चित्र ही बनाए और आज तक हमने अभी तक लता दीदी के चित्र बनाने के बाद हमने 2017 में लता दीदी के लिए पर ही मुख्य रूप से केंद्रित चित्र लतिका शीर्षक से हमने अपनी पेंटिंग श्रृंखला शुरुआत की। और ये चित्र लतिका के पीछे भी काफ़ी कहाँ बड़ी बात है कि चित्र हमने अपने बेटे से बोला कि हम अपनी श्रृंखला का क्या नाम रखें। चित्र है तो फिर उसने देखा कि लता मंगेशकर, तो हमारे बेटे ने तलाशा तो लतिका नाम, बचपन का नाम लता दीदी का नाम लतिका था। तो हमारे बेटे ने सुझाया कि इस अपनी श्रृंखला का नाम चित्र लतिका रख दो, चित्रों की एक लता, चित्र लतिका नाम। तो वहाँ से हमने चित्र लतिका श्रृंखला शुरू की 2017 से। और जबलपुर में 2017 में जो पहली प्रदर्शनी लगी तो उसमें हमारे प्रेरणा स्रोत गुरु श्री भगवान दास जी पटेल रहे, मुख्य अतिथि थे। उन्हीं के कर कमलों से हमने अपनी पहली प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। दूसरी प्रदर्शनी हमारी 2017 में ही लता दीदी पर दादर में लगी
और इस तरह से हमारी चित्र लतिका प्रदर्शनी का सिलसिला चलता रहा और हमने दादर में लगभग 6 बार अपनी चित्र लतिका प्रदर्शनी लगाई, जबलपुर में लगभग 7 बार लगाई है। इसके अलावा हमने अपने देश की सुप्रसिद्ध आर्ट गैलरी जहांगीर आर्ट गैलरी में 2022 में हमने प्रदर्शनी लगाई और ललित कला अकादमी दिल्ली में लगाई, जामनी राय आर्ट गैलरी कोलकाता, रविशंकर रावल भवन अहमदाबाद। इस तरह से हमने ये जो बड़ी बड़ी, और अभी हमने इसके पहले भोपाल के पहले हमने पणजी में लगाया है, कला अकादमी पणजी में लगाई है। ये हमारी भोपाल में भारत भवन में हमारी ये 20वीं चित्रलतिका प्रदर्शनी है। यहाँ पर हमने लगभग 45 के आसपास चित्र हमने प्रदर्शित किए हैं, जो कि मुख्य रूप से 40 पेंटिंग लता मंगेशकर जी पर आधारित हैं और पाँच पेंटिंग के आसपास दूसरे शीर्षकों पर आधारित है, जिसमें भगवान राम का चरित्र है, भगवान गणेश है, हनुमान जी हैं और भी कुछ ऐसी कलाकृतियाँ हैं जो बहुत अच्छी हैं। इस तरह से और भी कई पेंटिंग, जैसे एक पेंटिंग में हमने 4359 चेहरे बनाए हैं। अब तक लता दीदी पर हमने 50 से भी अधिक चित्र बनाए हैं और 50 चित्रों के अंतर्गत, क्योंकि बहुत बारीक बारीक चेहरे, 50 चित्रों के अंतर्गत लता दीदी के ही, केवल लता दीदी के हमने 6500 के आसपास चित्र बनाए हैं। छोटे छोटे चित्रों को मिला लिया जाए तो 6000, उसके अलावा और भी दूसरे चित्र बनाए हैं हमने, लेकिन सिर्फ लता दीदी के 6500 के आसपास चित्र बनाए हैं। एक बार क्या हुआ, भोपाल में हमारी एक प्रदर्शनी लगी थी, तो किसी व्यक्ति ने, हम उनके नहीं जानते, लेकिन एक अपरिचित व्यक्ति ने बोला कि ये पेंटिंग कितने की, तो हमने बताया उस समय के हिसाब से हमने पेंटिंग की कीमत 5000 के आसपास शायद बताई थी, जैसा कि हमें याद है। तो उन्होंने बोला कि आप अपने आप को क्या MF हुसैन समझ के रखा है क्या? तो कोई बात नहीं, हमने कहा ठीक है, उनका अपना नज़रिया था, उन्होंने बोला जो, हमने उसे स्वीकार किया और उस बात को भी हमने प्रेरणा के रूप में लिया है ना। हम किसी की बराबरी करने के लिए किसी से कोई तुलना नहीं करते, लेकिन हम चाहते कि हम अपने ही शैली से आगे बढ़ते जाएं, ऐसा भगवान है। हमें उनकी बात का कोई बुरा नहीं है, बस ये चाहते हैं कि हम आगे बढ़ते जाएं और प्रेरणा के रूप में हमने उनकी बात को ग्रहण किया है। आज सर के घर गया था मैं जबलपुर, जब पहली बार देखा तो मैं तो विश्वास ही नहीं हुआ। मैं काफ़ी देर तक बार बार उसके पास में जा कर देखता रहा कि भाई ये इन्होंने रामदेव जी ने कहीं मुझे बिल्कुल तो नहीं करना। छोटे छोटे टुकड़ों में लता जी की जिस तरीके से स्केच बनाए, इतने छोटे स्केचेस में, हमने तो ये सुना था कि वो चावल में महाभारत लिखते थे या दोहा चौपाई लिखते थे, लेकिन ये पेंटिंग में उसमें भाव नहीं होते। चावल में जो लिखते हैं उसमें भाव नहीं होते, लेकिन इस पेंटिंग में इतनी छोटी छोटी पेंटिंग्स में लता जी के वो सारे भाव भी उन्होंने चित्रित किए हैं। वो बड़ा अद्भुत है, अद्भुत। बस ये है, मैं कभी केशव जी की वो एक लाइन याद आती, केशव कहीं न जायका कहिए, केशव कहीं न जायका कहिए, देखत तब रचना विचित अति समुझी मन ही मन रही है। तो ईश्वर की जो लीला है आपके अंदर, उन्होंने प्रतिनिधि आपको बनाया और ईश्वर ने अपनी कला जो है वो समझिए बिल्कुल साक्षात रूप से उतार दी है। बस मीडियम आप बन गए हैं, ईश्वर ही पूरे। और सौभाग्यशाली हैं आप भी, जो ऐसे, भाभी जी आप ही से बोल रहा हूँ, आप भी सौभाग्यशाली हैं। आपका भी इस कला में बहुत बड़ा महती योगदान है, क्योंकि जो मेरा भी योगदान है ना, ये भी भाग्यशाली मेरे। सही बात, एक दूसरे का योगदान तो है, योगदान के आते नहीं, मेड फॉर ईच अदर है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने। बिल्कुल घर से सहयोग मिलता तो अगर आपका सहयोग नहीं होता तो ये इन ऊंचाइयों पर नहीं। आप किन ऊंचाइयों पर हैं, ये इनकी ऊंचाइयों का अंदाज इनको नहीं है शायद। इनकी ऊंचाइयों का अंदाज तो हम तो केवल दिल से महसूस कर सकते हैं कि भाई, तो उसके भाग में लिखा है ऊंचाई, रहे चाहे न रहे, वो एक माध्यम मिल गए हैं साथ में, इसलिए। और कोई कितना भी बड़ा कलाकार हो, लेकिन एक जब डायरेक्टर के बगैर कहाँ आदमी काम कर पाता है। सर, हम सबकी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको, नए आप उत्कृष्ट आयाम और रचें आप और ऊंचाई पर पहुँचें। बहुत हार्दिक शुभकामनाएं आपको।
और आपका भी बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक बहुत आभार अच्छा कि आप लगा, अपना बहुत बहुमूल्य अच्छा समय लेकर आए और आपकी शुभकामनाएं, आपकी बधाइयाँ ही कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। इसके लिए आप सभी का बहुत सर आप हमारे जबलपुर शहर की कलाकार हैं, ये हमारे लिए बड़े गौरव का ये विषय बहुत है। बड़ी चीज़ ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, गौरव है। संस्कारधानी आपने ना केवल हमारे जबलपुर का संस्कारधानी का नाम रोशन किया है सच। भारत और विश्व में मेरी तो एक शुभकामना है कि आप ये प्रदर्शनी जो है भारत के बाहर भी लगाएं, क्योंकि स्वर कोकिला स्वर सामरा की लता जी तो पूरे विश्व की थी, पूरी इस यूनिवर्स की थी, वो यूनिवर्स में एक ही थी, और आपने उसको अपने जीवन का एक वो बनाया कि भाई एक थीम बनाई कि मेरे जीवन का सिर्फ ध्येय लता जी को समर्पित, और कला के माध्यम से जो आपने बनाया वो अद्भुत है, अद्भुत।